ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद बेटे आज के इस लेक्चर में आप सभी का दिल से वेलकम कर रहा हूं। एंड टुडेज लेक्चर इज दिस इज लेक्चर नंबर 11 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। बेटे मैंने अभी आपके लिए अभी लेक्चर 10 को डिलीवर किया, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया वो लेक्चर, लेकिन यकीन मानिए उसको ब्रेक करता तो आपको लॉजिकली बातें समझ में नहीं आती। जब तक मैं एक ही लेक्चर में इंटरनल हेजिंग और एक्सटर्नल हेजिंग भी आपको एक्सप्लेन नहीं करता तो शायद आप उन दोनों का डिफरेंस कर ही नहीं पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लेक्चर में मेरे को सब कुछ इकट्ठा ही एक साथ बताना पड़ता है कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। बट मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर एंजॉय किया होगा। नो डाउट वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उसमें बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें थी यार। What I mean by hedging, why I should do hedging, and as a finance manager, what is the role in hedging? जैसे एक कारपेंटर के पास अलग अलग टूल्स होते हैं, एक प्लम्बर के पास टूल्स होते हैं, सिमिलरली एक फाइनेंस मैनेजर, एक हेजर के पास डिफरेंट टूल्स आर देयर, and with the help of those tools he can hedge the risk, he can cover the risk. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 11 में कुछ टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग जो आपने लास्ट लेक्चर में किया सीखा, एक बार हम उसको कैप्लॉन से देखेंगे, बीबीबी से देखेंगे और एक दो क्वेश्चंस टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। आप रजिस्टर ओपन कर ले बेटे, आज का लेक्चर 10 को क्लियर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप सभी हेडिंग लिखें, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 13 फॉरेन exchange risk. Foreign exchange risk. We have already seen in the last 10 lectures that what I mean by foreign exchange, what I mean by forex arithmetic, what are the types of risks, and what are transaction risk, what is translation risk, what is operating risk, and what is economical risk. हमने उनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए, तो आप सबको आइडिया तो लगी गया कि what I mean by foreign exchange risk. अब सवाल ये आता है कि रिस्क है तो क्या उसको हमें कवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं एक बड़ी प्यारी सी थॉट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। मन से हारना ही हार है। आपने जब तक कोशिश नहीं छोड़ी आप हारे नहीं हो यार। कैसी बातें कर रहे हो। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज बड़ी बड़ी बातें करता हूं। मैं खुद फेल हुआ हूं कितने एग्जामिनेशन में यार। एसीसी आईएफआरएस में 2 बार फेल हुआ, सीएफए में 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, सीएस में 3 बार फेल हुआ, 2 बार, सीए में 3 बार। तो ऐसा नहीं है कि सब आपसे कोई कहे कि हम एक साथ ही पास होते लगे, बेवकूफ बना रहा है बेटा वो आपको। बट द पॉइंट इज फेल होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने जब फेल हुआ तब तक अपने आप को सोचा और अपने आप से आई हैव डिस्कस, आई हैव डन द एनालिसिस, और मैंने अपनी गलती को रिलेट किया कि यार मेरी गलती थी क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा और ज्यादा प्रिपरेशन की होती तो अच्छा हो जाता। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम ढीले पड़ जाते हैं। हम जब आगे चलने वाले होते हैं तो हम कहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे। बेटे अल्टीमेटली समय हाथ से निकल जाता है और कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी, करेगा कब यार। आइए इन प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एसीसी स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 के लिए आपके सामने कुछ और बातें आपके सामने रखूंगा। कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं कहूंगा और जीवन आगे चलेगा। लेक्चर नंबर 11, आई थिंक अप टू दिस पॉइंट, अप टू लेक्चर नंबर 10 मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने सबसे पहले लेक्चर 9 में बताया था एक्सपोजर क्या है। 9A में नहीं, 9 में। अच्छा, एक्सपोजर के बाद फिर मैंने बताया कि रिस्क होता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। आप मोटरसाइकिल चलाएंगे ही नहीं तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। फिर मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे तो पीछे बैठने वाली भी नहीं बैठ पाएगी और आप बार बार ब्रेक भी नहीं लगा पाएंगे। इट मीन्स इफ यू हैव टू गेट सम रिटर्न यू हैव टू डू सम एक्सपोजर। एक्सपोजर रिस्क होगा। अच्छा, रिस्क होगा तो आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको चेक करना है कि क्या हम हेज करें या नहीं करें। हेजिंग का मतलब है अपने आप को कवर करना, अपने आप को ढक लेना, अपने आप को, जैसे लाइफ इंश्योरेंस इज अ हेजिंग टूल।
मेडिकल इंश्योरेंस इज अ हेजिंग टूल, एंड आफ्टर कोविड सिनेरियो लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस तो ज्यादा हाइप की है, लोगों को पता चला है कि ये पॉलिसीज लेनी चाहिए। अच्छा, अब हेजिंग की बात करें तो हेजिंग में मैंने आपको दो टूल्स बताए, अभी हम जो कैप्लॉन से देखेंगे। फर्स्ट इज ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरनल हेजिंग टूल एंड द सेकंड कैटेगरी इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल। आप च्यवनप्राश खाते हैं, जड़ी बूटियां खाते हैं, आप नेचुरल डाइट लेते हैं, तो ये इंटरनल हेजिंग टूल है। सिमिलरली इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यू नो, इफ आई वांट टू मैनेज दैट एज अ फाइनेंस मैनेजर, आई कैन ईदर टेक इंटरनल हेजिंग टूल्स, वी हैव ऑलरेडी सीन, अभी हम देखेंगे कैप्लॉन से, और फिर एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने बताया, जिसका प्रैक्टिकल करेंगे। दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हम दूसरे पार्टी से, थर्ड पार्टी से वायदा रहा तेरा, तू मेरा मैं तेरी। फ्यूचर बड़े पापा के सामने एक्सचेंज में जाकर हम एंटर करेंगे, ऑप्शंस बड़े पापा के सामने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, कॉल ऑप्शंस देखेंगे, पुट ऑप्शंस देखेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या वो सारी बातें आपको मालूम है? बेटा धीरे धीरे पता चलेगी आपको। जो जो भी मैं केस स्टडी कराता हूं, यू हैव टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू दैट, एंड देन वी विल बी कमिंग टू एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। आइए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरी बात को समझें और एक बार मेरे जूस नोट्स निकाल लीजिए दोस्तों। जूस नोट्स में भी मैंने बीबीपी, कैप्लॉन और अपनी नॉलेज मिक्स की है। मैंने बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज रिस्क। रिस्क इज द possibility that the actual results from an action will deviate from expected result. We have already seen so many number of times कि रिस्क का मीनिंग क्या है। फिर मैंने आपको बताया था एक्सचेंज रिस्क is simple in concept, a potential gain or loss that occurs as a result of change in the exchange rates. And then I told you what I mean by exposure. Exposure means if you are importer, if you are exporter, if you are dealing in foreign exchange currency, in foreign currency, if you have invested something, if you have borrowed something in foreign currency, if you have sold something, if you have purchased something, then it means you are having exposure, and it इसको बोलते हैं रिस्क। और उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर 9 में ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिस्क बताए थे। बेटा ये इकोनॉमिकल रिस्क जो है ना, इसका नाम कई जगह ऑपरेटिंग रिस्क भी कहा गया है, और ट्रांसलेशन रिस्क का नाम अकाउंटिंग रिस्क भी बोला गया है। मैंने आपको आई थिंक एट दैट टाइम इन लेक्चर नंबर 9 आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ कोका कोला, that how, what is the meaning of translation risk, transaction risk, and now the point is we have already discussed that, तो मैं इसको बार बार नहीं करूंगा। पॉलिटिकल रिस्क, आपको पता ही बेटा पॉलिटिकल रिस्क क्या है। अब जैसे नए प्राइम मिनिस्टर आए यूके के, तो हो गए 5-6 महीने हो भी चुके हैं उस बात को, 1 साल होगा मुझे तो लगता है, तो वो इंडियन है, ऋषि सुनक। अब वो अपने हिसाब से देखेंगे कि भाई मेरे को क्या करना है, यूक्रेन की हेल्प करनी है नहीं करनी, या व्हाट शुड बी द पॉलिसी फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया, तो दैट इज नेम्ड एज पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है सर, वो हमने सब डिस्कस कर लिया है ना। द पॉइंट इज बेटे लेक्चर 10 में मैंने आपको बताने की कोशिश की दैट आई वांट टू हेज, and for hedging there are two tools, one is the internal hedging tools and external hedging tools. internal में क्या है, do nothing। आपको पता रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को मैनेज करने में कॉस्ट इतनी लग जाएगी, अगर रिस्क हो भी गया तो कोई बात नहीं, do nothing। home currency invoicing I have discussed in detail that what I mean by home currency invoicing, it means UK importer और UK exporter कहता है जी मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो पाउंड्स में बनाने वाला हूं। इट मींस जब वो पाउंड्स में बनाएगा तो यूएसए पार्टी को काउंटर पार्टी हैज टू पे इन पाउंड्स ओनली, and then there is no risk in regard for UK also, for that UK exporter there will be no risk because nothing is to be exchanged। रिस्क कब होगा, जब एक्सचेंज करेंगे। लीडिंग एंड लैगिंग, ये बात भी मैंने बताई थी, कई बार मार्केट गर्म होती है। अब जैसे पीछे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आए थे, तो हमने क्या किया कि भाई अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे, कुछ पीरियड के बाद करेंगे, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अभी नया आ जाए उसके बाद पेमेंट करेंगे, या क्वीन एलिजाबेथ जब मर जाएगी उसके बाद देखेंगे, इनका प्रोसेशन खत्म हो जाए फिर देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में गर्मा गर्मी है। तो कई बार हम उस पीरियड को लैग कर देते हैं, कई बार लीड कर देते हैं, है ना। तो इट इज ऑल्सो टेक्निक विद हेल्प ऑफ विच आई कैन मैनेज माई एक्सचेंज रेट्स, माई रिस्क। एक्सपोजर नेटिंग बड़ी प्यारी सी टेक्निक है विच वॉज देयर इन यू नो इन कैप्लन ऑल्सो, भी हम देखेंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बना लेंगे। अब आइए थोड़ा सा मैं पहले
आपको इंटरनल हेजिंग में कैप्लन की बातें करें। देखो जी, कैप्लन वालों ने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मेंशन की हैं और आपको बताने की कोशिश की है। व्हेन करेंसी रिस्क इज सिग्निफिकेंट फॉर अ कंपनी इट शुड डू समथिंग, अदरवाइज डू नथिंग। hedging the risk or hedging the exposure, practical approaches, doing nothing। आई थिंक मैंने आपको बताई थी, डू नथिंग मीन्स हम कुछ भी नहीं करेंगे जब हमें पता रिस्क की वैल्यू ही कुछ नहीं है। डीलिंग इन होम करेंसी, आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल दैट यूके एक्सपोर्टर इज मेकिंग इनवॉइस इन डॉलर इन पाउंड्स ओनली। ओके, लीडिंग, मैंने आपको एग्जांपल दिया यूक्रेन का, रशिया का, एंड यू नो लीडिंग इज टू पे in early you are doing early payment। lagging, we have discussed lagging, we have discussed this, we have discussed netting। netting का मतलब है आप एक्सपोर्टर भी हो तो और आप इंपोर्टर भी हो, तो आप अपना लेना लेन देन को नेट ऑफ करके नेट लेन और नेट देन निकाल लेते हो। ठीक है सर। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, इट मीन्स आप देखेंगे फॉरेन करेंसी में हमने अकाउंट्स बनाया। मैंने रिलायंस का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि हमने ऑलरेडी वो अकाउंट ही फॉरेन करेंसी में बनाया है, उसमें डॉलर्स में ही अमाउंट है और हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी है, तो हम डायरेक्टली वहीं से पेमेंट कर देंगे, तो स्टिल देयर विल बी नो एक्सचेंज इन दैट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमने बातें सीख ली हैं। एंड आफ्टर दैट ये मैंने आप बेटे आप थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन किया है मेरा, अगर आप लेक्चर नंबर 10 ध्यान से देखा हो तो ये सारी बातें आपको समझ आएंगी कि डू नथिंग का मतलब क्या है, डील्स इन होम करेंसी क्या है, व्हाट आई मीन बाय लीडिंग, व्हाट आई मीन बाय लैगिंग, व्हाट आई मीन बाय मैचिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बता दी हैं, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा ही प्रीशियस है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट टुडे। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स के ऊपर कुछ बता रहा हूं, बिकॉज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने इंटरनल हेजिंग टूल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिया, तो थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके कंसेप्ट वो चेक कर सकते हैं। कंसेप्ट मैंने लेक्चर 10 में बताए और आज भी बता रहा हूं, सो टुडे अभी आज के इस लेक्चर नंबर 11 में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इन रिगार्ड टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई हैव स्टार्टेड इन द लेक्चर नंबर 10, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स बताए थे कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, है ना। और व्हाट इज, अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, आपने वो केस स्टडीज अगर ध्यान से नहीं की तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि ऑप्शंस तभी समझ आएगा, फ्यूचर्स तभी समझ आएगा, फॉरवर्ड तभी समझ आएगा। अच्छा, जो भी मैंने बुक दिखाई हो उससे क्या लेना है यार, आपको लॉजिकली बातों को समझना है। पूरी दुनिया में एक ही कंसेप्ट चल रहा है, तो आप ऐसा मत छोटा सोचेंगे वो किसी दूसरे कोर्स को तो मैं नहीं करूंगा, बेटा दोबारा पेपर देने पड़ेंगे आपको मैंने डिटेल्ड कमेंट्री दी है, डिटेल्ड बातें बताई हैं, डिटेल समझाने की कोशिश की है, तो आप बड़ा सोचें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लेक्चर 10 अगर आपने नहीं देखा तो आपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है सर, तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए करूंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई एक्चुअली में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। बिकॉज लेक्चर नंबर 12 में वी हैव टू कम विद मनी मार्केट हेजिंग। money market hedging if you are an exporter, money market hedging if you are an importer, and Kaplan and BBB they have given the huge importance to money market hedging। money market hedging में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट को कंपैरिजन में करेंगे। अच्छा, वो समझ ही नहीं आएगा अगर आज का लेक्चर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं किया। तो मैं आप भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और आपके लिए मैं कुछ बातों को कहना चाह रहा हूं। आप आइए कैप्लन ओपन कर लीजिए, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हम करेंगे। द करंट स्पॉट रेट, कहता जी अभी का स्पॉट रेट, स्पॉट का मतलब अभी का, फॉर यूएस डॉलर्स अगेंस्ट यूके स्टर्लिंग। अगेंस्ट का मतलब होता है बेस करेंसी, अगेंस्ट हमेशा बेस करेंसी के अगेंस्ट होता है, फॉर कोट करेंसी। तो ये भी बात समझनी है, अगेंस्ट करेंसी मींस बेस करेंसी, फॉर मींस कोट करेंसी। वैसे भी बैंक की कोटेशन दी हुई है, आप उसमें घबराए मत कि याद कुछ नहीं करना। अब देखिए जी, बैंक कोटेशन गिवन है $1.4525 / $1.4535 इज इक्वल टू 1 pound। It means 1 pound is a base currency and dollar is a quote currency. It means you can use this quotation. You can use this quotation whenever you want to buy pounds or whenever you want to sell pounds. ठीक है सर। And the 1 month forward rate
और 1 महीने के बाद का रेट भी पता है आपको, मालूम भी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ लंदन, इंडियन बैंक, HDFC, आप कभी भी फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहें तो यू कैन ऑल्सो आस्क देम कि प्लीज हमें 1 महीने के बाद का, जब भी आपको चाहिए, इस 1.4550/1 पाउंड्स। इसका मतलब आपको स्पॉट रेट भी दिया और 1 महीने के बाद का रेट भी गिवन है। आप मुझे एक चीज बताएं, स्पॉट रेट और 1 महीने के बाद के रेट से क्या लग रहा है? डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है या डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है? बेटे डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यू कैन हैव मोर नंबर ऑफ डॉलर्स विद द सेम 1 पाउंड। ठीक है सर, वैसे इसने पूछा नहीं है कि अप्रिशिएट कर रहा है डेप्रिशिएट कर रहा है, वो तो मैंने अपनी मर्जी से बताया। यूके एक्सपोर्टर, अच्छा यूके एक्सपोर्टर है, अच्छा यहां से कहानी शुरू हो रही है। यूके का एक्सपोर्टर है, मतलब वो लंदन में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, वेल्स में रहता है, और वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्या बेच रहा है? कुछ बेचा उसने, कितने का? $4 लाख का। अच्छा, अगर वो चाहे तो यहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। अगर वो इनवॉइस ही पाउंड्स में दे, डॉलर्स में इनवॉइस ही ना दे, तो उसको पेमेंट भी पाउंड्स में होगी, तो रिस्क किसका होगा? जो पार्टी पे कर रही है। तो मैंने कहा इंटरनल हेजिंग तो ठीक है, बट कई बार क्या होता है, वी कैन नॉट यूज इंटरनल हेजिंग टूल्स। अगर हमें दुनिया में रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ हमें जो मार्केट के सिनेरियोज में काम हो रहा है, वी हैव टू वर्क विद दैट। तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 4 लाख का डॉलर का उसने 1 महीने बाद का इनवॉइस किया। इट इफ अ फॉरवर्ड exchange contract, it means forward contract can be for commodities, forward contract can be for metals, forward contract can be for shares, forward contract can be for foreign exchange। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज के तो हम लिख देंगे फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, इज यूज्ड, हाउ मच विल बी रिसीव्ड इन स्टर्लिंग्स। आई थिंक आप सबको फॉरवर्ड रेट का मीनिंग पता है। हम एक पार्टी से, एक बैंक से, थर्ड पार्टी से, ऑथराइज्ड डीलर से, मनी चेंजर से, बैंकर से हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, वायदा कर लेंगे, वचन दे देंगे या वचन ले लेंगे कि मैं इस दिन आपके पास आऊंगा एंड यू हैव टू पे मी दिस मच नंबर ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स ऑन दिस एक्सचेंज रेट। वो एक्सचेंज रेट आज ही हम एग्री कर लेंगे उस दिन के लिए। जैसे मूवीज में दिखाते थे, इंडियन मूवीज में, जो बहुत पुराने जमाने की मूवीज थी, उसमें दिखाते थे कि एक छोटा सा बेटा और छोटी सी बिटिया है और वो पड़ोसी आपस में रहते हैं और वो पड़ोसी आपस में दोस्त हैं। तो उन्होंने बचपन में ही वायदा कर दिया कि जब ये बड़े होंगे तो हम इनकी शादी करा देंगे। इट मीन्स बचपन में ही उन्होंने एक दूसरे को वायदा कर दिया। फिर होता क्या था, वो सब अलग हो जाते थे, लड़का अमीर बन जाता था, लड़की गरीब हो जाती थी, लड़की बड़ी अमीर बन जाती थी, लड़का गरीब हो जाता था, और एज पर दैट एग्रीमेंट फिर उन दोनों की शादी होती थी, क्योंकि वचन दिया होता था। सिमिलरली रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आई थिंक यू हैव सीन द थिंग्स, यू नो दैट व्हाट आई मीन बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने इसको बड़ा ब्यूटीफुली आपके लिए एक चित्र बनाया, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने बड़ी मेहनत की है बेटे। आइए जी, आइए, बड़ी प्यार से मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी किया है। तो चलिए, मैंने वैसे अभी स्टार्ट कर दिया है टेस्ट योरसेल्फ 7। देखो, इलस्ट्रेशन भी कराया, अभी उसको भी करेंगे। प्रपोजल नंबर 1। नाउ द पॉइंट इज, इट इज ऑलवेज दैट देयर आर 2 प्रपोजल्स। मैं अभी एसीसी के पेपर्स दूं या नहीं दूं, 2 प्रपोजल्स तो होंगे, उसी में से डिसाइड करना है कि मैं कमिंग क्वार्टर में whether I will be giving examination or not. So there are always 2 proposals. Proposal number 1 is not to enter into forward contract. मैं किसी से वायदा नहीं कर रहा, उस दिन जो होगा देखा जाएगा, मैं उस चीज को फेस करूंगा। अच्छा, जब आप वेरी मच क्लियर, यू आर क्लियर फॉर विद योर ओन कैलकुलेशंस कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट ये होगा, then it means you are not taking the help of any third party. But proposal 2 is to enter into the forward contract. And whenever you are entering into the forward contract, it means आप अपने आप को वचनबद्ध कर रहे हो। दुनिया में आग लग जाए, आग लगती है लग जाए, आप उससे उस दिन उस रेट में ही वायदा निभाओगे। ठीक है जी। सो व्हेन आई से अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और इन एनी, यू नो, so the point is whether I should enter into or not. So there are 2 proposals. Proposal number 1 is not to enter into the forward contract, and proposal number 2 is
to enter into the forward contract because I am a UK exporter. So I will see how much is the receipts I am getting in pounds. यूके एक्सपोर्टर है तो वो क्या देखेगा कि प्रपोजल 1 में ज्यादा पैसे पाउंड्स मिल रहे हैं या प्रपोजल 2 से ज्यादा पाउंड्स मिल रहे हैं. जिस प्रपोजल से ज्यादा पाउंड्स मिल रहे हैं वो कहेगा आ गले लग जा बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय रिसीट्स. सो आपको यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपोर्टर और इंपोर्टर. इन दिस क्वेश्चन इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्टर. तो मैंने लिखा फ्रेंड्स इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन. आपको समय की रेखा बनानी चाहिए, वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहिए. ये देखिए जी, मैंने आपके लिए बेटे क्या बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी मेहनत की होगी, क्या क्या सोचा होगा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए. कहां कहां से लेक्चर कट पेस्ट नहीं किया, कितना दिमाग लगा होगा यार. T0 आज का रेट है स्पॉट. दिस इज द स्पॉट रेट एंड दिस इज अ फॉरवर्ड रेट. अब स्पॉट रेट देखें या फॉरवर्ड रेट देखें, पाउंड इज द बेस करेंसी एंड डॉलर इज द कोड करेंसी. इट मींस ये दोनों के दोनों एक्सचेंज रेट्स मैं तब यूज कर सकता हूं व्हेन पाउंड इज टू बी परचेज और पाउंड इज टू बी सोल्ड. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. यूके एक्सपोर्टर के आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आप यूके एक्सपोर्टर के फाइनेंस मैनेजर हैं और आपको $4 लाख एक महीने के बाद मिलेंगे. तो एक महीने के बाद आप उन डॉलरों के पाउंड्स कन्वर्ट करेंगे और आपने वायदा अगर ले लिया तो जो आज रेट तय हुआ उसी रेट पे आप लेंगे. तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने वायदा ले लिया, वायदा कारोबार, वायदा ले लिया. अच्छा जी, जब वायदा ले लिया तो बेटे नाउ यूके एक्सपोर्टर विल बाय पाउंड्स. कैसे भाई, उसने $4 लाख की डॉलर की इनवॉइस दी होगी तो उसको $4 लाख मिले होंगे, बट वो रहता तो यूके में है. तो यूके में रहता तो उसको डॉलर से पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो डॉलर रख ही नहीं सकता यूके के अंदर. तो उसको पाउंड्स मतलब ऐसा समझ लीजिए डॉलर बेचने पड़ेंगे या पाउंड खरीदने पड़ेंगे, कुछ भी. ठीक है सर. नाउ एंड कैन ओनली बाय इफ बैंक इज रेडी टू सेल. अब वो पाउंड्स खरीदेगा तभी खरीद सकता है जब बैंक पे करने के लिए, सेल करने के लिए रेडी हो. ठीक है सर. बट गिवन कोटेशन डॉलर इज बेस करेंसी. देखते हैं जरा डॉलर बेस है क्या. इन द गिवन कोटेशन पाउंड इज द बेस करेंसी. मैंने गलत लिखा बेटे, पाउंड इज द बेस करेंसी, बट इन द गिवन कोटेशन पाउंड इज द बेस करेंसी. पाउंड ही खरीदने हैं, यूके एक्सपोर्टर है. अच्छा, यूके एक्सपोर्टर है, ही हैज टू. अच्छा यहां पे बेटे ये गलती कर दी, ये ही हैज टू सेल डॉलर्स. ही हैज टू सेल डॉलर्स यूएसडी. उसको डॉलर्स बेचने हैं क्योंकि डॉलर उसके पास आए हैं, क्योंकि उसको डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करना है. तो ऐसा समझ लीजिए, ये भी छोड़ दीजिए आप, इससे ना कंफ्यूज होंगे. मैं ये भी हटा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी ये देख लीजिए. नाउ मैंने लिखा जी, नाउ यूके एक्सपोर्टर विल गेट. नाउ यूके एक्सपोर्टर विल गेट कितना. नाउ यूके एक्सपोर्टर विल गेट $4 लाख. अब उसको डॉलर्स बेचकर पाउंड खरीदने हैं. तो मैं वही कह रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है, एंड कैन ओनली बाय. या इसको भी थोड़ा सा वो ठीक कर लेते हैं. मैं जान के ना चेंज इसलिए कर रहा हूं कि आपको और क्लैरिटी ज्यादा है. एंड यूके एक्सपोर्टर कैन ओनली सेल डॉलर्स. मैंने जान के ना डॉलर के पॉइंट से बोलना शुरू किया क्योंकि उसको डॉलर मिलेंगे, फिर वो डॉलर बेचेगा. वो डॉलर तभी बेच सकता है जब बैंक बाय करेगा. एंड बैंक इज रेडी टू बाय. मेरे चेंज ही कर दिए सारा ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेडी टू बाय. अब ज्यादा समझ आएगा. बट इन द गिवन कोटेशन डॉलर इज, बट इन द गिवन कोटेशन पाउंड इज बेस करेंसी. आपको पता है अगर पाउंड बेस है
तो आप उस कोटेशन को पाउंड खरीदना है या पाउंड बेचना तब तो यूज कर सकते हो, पर अगर दूसरी करेंसी है तो यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो करेंसी आप खरीद रहे हो, जो बेच रहे हो, वो बेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर डॉलर बेचने हैं क्योंकि आपको 4 लाख डॉलर मिले हैं, और डॉलर बेचने हैं, तो वहां पर अगर आप कोटेशन देखें स्पॉट रेट की या फॉरवर्ड की, वहां पर डॉलर बेस नहीं है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि आप उस कोटेशन को कन्वर्ट कर दो, इस तरह से कन्वर्ट करो जो हमने फॉरेक्स अरिथमेटिक में सीखा कि डॉलर बेस बन जाए और पाउंड कोड बन जाए। बड़ा इजी है। आस्क का बनाओ बिड, बिड का बनाओ आस्क, और उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो यहां पे वही लिख रहे हैं, सो इट इज बेटर टू कन्वर्ट द गिवन फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 पाउंड इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, हमने ये फॉरवर्ड रेट लिया भाई साहब, क्योंकि हमने ये माना है कि हमने इससे एंटर कर दिया। स्पॉट रेट का तो कोई यूज ही नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, तो 1 महीने के बाद का जो रेट मैंने तय किया आज ही उस दिन के लिए, वो ये वाला रेट है। अब बड़ी सिंपल सी बात है जी, इसको आस्क को बिड में ले आओ, बिड को आस्क में ले आओ, और इसका रेसिप्रोकल ले लो, और ये आपके सामने कैलकुलेशन करके आपके सामने आ जाएगा। $1 इज इक्वल टू 0.6865 पाउंड स्लैश 0.6872 पाउंड। इट मीन्स इस पूरी कोटेशन को अगर आप देखें तो यहां पर इस एक्सचेंज रेट में, इस बैंक रेट में डॉलर जो है वो बेस बन गया, और डॉलर ही आपने बेचना है। अच्छा, डॉलर आप बेच सकते हो जब वो खरीदने को तैयार हो, तो भाई साहब ये वाला रेट लेंगे। मैंने वही बात नीचे लिखी है ना, यूके एक्सपोर्टर कैन सेल डॉलर्स, क्योंकि सारा कुछ मैंने डॉलर के लिए बोला तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इफ बैंक इज रेडी टू सेल, इफ बैंक इज रेडी टू बाय डॉलर्स, सो रेलेवेंट रेट इज 0.6865। उसके बाद क्या, गधों के नीचे गधे और घोड़ों के नीचे घोड़े, आपको 2,74,600 पाउंड मिल जाएंगे। बट अगर आपको, क्योंकि अब आपको फॉरेक्स अरिथमेटिक में हाथ साफ हो गया है, आपको अगर ऐसा देखना है कि आपको क्लैरिटी में बिना कन्वर्जन के आप करना चाहते हैं, तो आप आराम से इजीली कर भी सकते हैं। मैं अब आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, बिना कन्वर्ट किए भी आप आराम से इजीली विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास ये वाला रेट था, है ना, ये वाला था, मैंने अभी आपको एक मेथड बताया कन्वर्ट करने का। आप कन्वर्ट मत करो, आप मान लो डॉलर ही बेस है, एक सेकंड के लिए मान लो डॉलर बेस है, जबकि यहाँ पे पाउंड बेस है। तो बिना कन्वर्ट किए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, आप ऑल्टरनेटिव वे को ध्यान से सुनिए। अज्यूम करिए कि जो आपका फॉरवर्ड रेट है उसमें डॉलर ही बेस है। अच्छा, जब डॉलर बेस है तो डॉलर को हमने यूके एक्सपोर्टर ने बेचना है। अच्छा, वो तभी बेच सकते हैं जब बैंक बाय करेगा, तो ये वाला रेट होगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। बट फिर आप अपने माइंड को बोलोगे कि नहीं, यहां पर डॉलर बेस नहीं है, यहां पर तो पाउंड बेस है। इसका मतलब आप फिर दूसरे वाला रेट ले लोगे, ये वाला रेट ले लोगे। आप यहां लिखोगे 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.4565, और यहां पर चेक करो $4 लाख नीचे लिखो, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। बेटे वही आंसर आएगा, बिना कन्वर्ट किए मैंने आपके लिए करके दिखा दिया। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.4565, वही आ गया जी 2,74,000। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। इट मीन्स अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप बड़ी बड़ी बातें करो, बिना कन्वर्जन के भी विद इन क्लिक ऑफ सेकंड्स आप कर सकते हो बेटे। लेकिन ये कंसेप्चुअल वे है काम करने का, आप समझ रहे हैं। आइए जी, मैं इलस्ट्रेशन को भी एक बार थोड़ा सा बता दूं, मैंने बड़ी मेहनत की है बेटा इलस्ट्रेशन को समझाने के लिए। आइए जी, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। आइए सर, आइए प्लीज। इट इज नाउ 1 जनवरी। वो कहता है जी अभी 1 तारीख है, एंड वाई PLC, वाई कंपनी विल रिसीव 10 मिलियन ऑन 30 अप्रैल। 4 महीने के बाद, 120 दिन के बाद, 120 क्यों, 40 90, 120 दिन के बाद $10 मिलियन आपको मिलेंगे। आप कौन? इट एंटर्स इनटू, आप फाइनेंस मैनेजर हैं इस कंपनी के, और आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर कर लिया, क्योंकि आपको 4 महीने के बाद 30 अप्रैल को 120th डे के बाद डे में आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे। अभी अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर नहीं करते तो 30 अप्रैल को जो भी रेट होगा आप उसमें कन्वर्ट करोगे।
और आप यूके पाउंड्स में कन्वर्ट कर लोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट यू आर अ यूके एक्सपोर्टर, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप यूके के एक्सपोर्टर हो, आपने कोई सामान बेचा है, 4 महीने का उधार दिया है, आपने डॉलर में इनवॉइस बनाई है, और आपको 30 अप्रैल में आपको $10 मिलियन मिलेंगे। ठीक सर, एट अ रेट ऑफ दिस $1.60 इज इक्वल टू 1 पाउंड। ये रेट आज तय हो गया, वचन आज ले लिया गया कि हम उस दिन ऐसा करेंगे। ऑन 30th अप्रैल द कंपनी इज गारंटीड। अब आप कन्वर्ट करें तो वही आएगा 6.25 मिलियन। अगर आप चेक करें तो $10 मिलियन है ना, तो 10 इंटू दिस, डॉलर गधों के नीचे गधे करो, तो 10 अपॉन 1.60 करो, तो यही आएगा भाई साहब $6.25 मिलियन पाउंड्स। तो फॉरवर्डेड को अब इसको हमने एक्सप्लेन किया है, वैसे तो मैं नहीं भी करता, बट बेटे प्यार है ना, प्यार में कुछ बोला नहीं जाता, प्यार में बस कर दिया जाता है। यार मैं आपसे प्यार करता हूं, आप इतने सीरियस अपने लिए नहीं है जितने मैं सीरियस हूं आपके लिए, सच कह रहा हूं। आपको फिर मैं रिपीट करता हूं, आज आप शायद अपने लिए उतने सीरियस नहीं हो जितना मैं आपके लिए सीरियस हूं। इलस्ट्रेशन भी करा रहा हूं, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग भी करा रहा हूं, दूसरे लेक्चर्स पेस्ट भी करके दे रहा हूं, लॉजिक्स भी बता रहा हूं, समझा भी रहा हूं, कैप्लॉन बीबीबी भी करा रहा हूं। बेटे इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे घर ले चलो बस, इससे ज्यादा तो यही होगा। क्वेश्चन का मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, आपने फ्लो चार्ट बनाना है, आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो समझदार होंगे। 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.70। Why PLC will receive? Because you are exporter, you have sold, you will be getting this much number of $1 million, and because you will be getting after 4 months as on 30th April, और आप यूके में रहते हो, आप डॉलर रख ही नहीं सकते यार, तो आपको डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो उस दिन रेट चल रहा होगा या तो उसमें कन्वर्ट करें, और या आज वायदा कर लें कि हम उस दिन मैरिज करेंगे, इस रेट में करेंगे। ठीक है सर, तो हमने मैरिज का वायदा कर लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। नाउ फाइनेंस मैनेजर ऑफ पीएलसी, because you are a finance manager of PLC. Why PLC? You are Mr. Bunty, ACC finance manager of why PLC. आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है सर? हमेशा देर आर 2 proposals. First proposal is do not enter into forward contract. जो होगा देखी जाएगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रपोजल नंबर 2, दिल हूं करे, आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आप एग्रीमेंट अभी कर रहे हैं, यू आर एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ये देख लेंगे कि किस प्रपोजल में आपको ज्यादा पाउंड्स मिलेंगे, ज्यादा स्टर्लिंग मिलेंगे, ज्यादा यूरोस मिलेंगे, आप उसी प्रपोजल को कहेंगे आ गले लग जा। देखिए जी, देखिए 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.50, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.50, ये रेट है फॉरवर्ड का। ठीक है जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करना बेटे, क्या करना है आपके सामने है सिनेरियो 1। सिनेरियो 1 हमने रेट तय कर लिया, मैंने ये अज्यूम किया है, वैसे ये 1.50 पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.50 दिया नहीं हुआ। मैंने जान के समझाने के लिए बताने की कोशिश की कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो जो स्पॉट रेट 30 अप्रैल को चल रहा होगा आपको उसी में लेना देना करना पड़ेगा। तो मैंने ये बात एक्सप्लेन किया भाई साहब। तो $10 मिलियन इज इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन 1.50 कर लेते जी, कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 1.50, ये आ गया जी 6.6666। और अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो फिर आपको यहां पर कितने मिलेंगे? 6.25। तो जस्ट टू एक्सप्लेन पर्पस कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने उसके लिए आपके सामने ये सिनेरियो रखे। आई थिंक मैं अपनी बात बता पाया हूं। I have told you that what I mean by forward contract, how to enter into a contract, what I mean by forward contract, what I mean by future contract. अब एक्चुअली में फ्यूचर हेजिंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देखेंगे।
ऑप्शन हेजिंग के ऊपर एक आध उन्होंने क्वेश्चन दे दी, लेकिन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी उसको भी देखेंगे। लेक्चर नंबर मैंने आपको वैसे पूरी लिस्ट दे ही दी है कि मैं सब लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको कराऊंगा फ्यूचर हेजिंग्स, फिर उसके बाद ऑप्शंस कब करेंगे। तो आई थिंक अभी तक की बात आपको समझ आ गई है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लेक्चर नंबर 12 की बात अगर करें, जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, सवाल ये आता है कि लेक्चर नंबर 12, 13, 14 एंड 15, ये 4 लेक्चर्स मनी मार्केट हेजिंग के ऊपर है। मतलब लेक्चर 12 में मैं मनी मार्केट हेजिंग एक केस स्टडी से एक्सप्लेन करूंगा, और फिर लेक्चर 13 में कैपलॉन से आपका टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग करूंगा। फिर लेक्चर 14 में फिर मनी मार्केट हेजिंग एक्सपोर्टर के लिए एक्सप्लेन करूंगा, केस स्टडी बताऊंगा। लेक्चर 15 में फिर उसका क्वेश्चन करूंगा। बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने आपके लिए, 4 लेक्चर्स बड़े ब्यूटीफुली डिजाइन किए। आप बड़ा सोचना, आप लॉजिक्स को समझने की कोशिश करना। अब देखो ना मैंने क्या लिखा है लेक्चर 12 में, मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मनी मार्केट हेजिंग की बातें करेंगे, है ना, और इंपोर्टर के पॉइंट से बात करेंगे, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड दिस फुल चैप्टर इन द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। तो फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू। पेमेंट करनी है तो जल्दी समझ आता है इसलिए, और कैपलॉन ने भी, बीपीए ने भी पहले पेमेंट के लिए समझाया है क्योंकि जल्दी समझ आ जाती बातें। फिर रिसीट के पॉइंट से, एक्सपोर्टर के पॉइंट से, ठीक है जी। तो कंपैरिजन ऑफ हम कर लेंगे, कंपैरिजन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मनी मार्केट हेजिंग। पहले आपको समझ तो आना चाहिए ना कि मनी मार्केट हेजिंग क्या है। तो लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको मनी मार्केट हेजिंग बताऊंगा। फिर उसी लेक्चर में और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपेयर करेंगे दैट इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर वेदर यू शुड गो फॉर हेजिंग टूल। जैसे LIC लेनी है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस से लें या किसी प्राइवेट कंपनी से लें, या मेडिक्लेम लेना है या मोटर कार इंश्योरेंस लेनी है तो कहां से लें, ठीक है सर। तो वो हम डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, उसके बाद बताया है। और बेटा ये आपका बेस बन रहा है एक्चुअली में चैप्टर नंबर 14 के लिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, बड़ा सीरियस होना है आपको। आपके लिए ये लेक्चर्स वरदान साबित होंगे बेटे। 19-20 लेक्चर लेना है चैप्टर में, कोई मजाक की बात है यार। और एक एक लेक्चर आप कहीं पर देखें 1-2 घंटे का है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी की मेहनत आपका आगे आने बेनिफिट दे। बेटे मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 12 में मनी मार्केट हेजिंग के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।